देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 1.68 लाख के पार 81,000 हुई थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1.68 लाख पहुंच गया है। शुक्रवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 7,500 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा 4,700 के ऊपर चला गया है। अब तक 81,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। संक्रमण की चपेट में आने वालों में पुलिस, कैदी, केबिन क्रू से लेकर स्वास्थ्य कर्मी और मंत्री भी शामिल हैं। जान गंवाने वालों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 58 वर्षीय एक कर्मी भी शामिल हैं, जो कोलकाता में युद्धपोत भवन में तैनात थे। उनके अलावा खाड़ी देश से केरल लौटे 65 वर्षीय एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई। अच्छा संकेत यह है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने घोषणा की है कि कोविड-19 के मरीज बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। पूरे देश में ठीक होने वालों की तादाद 81,700 से ज्यादा हो गई है। बृहस्पतिवार से 11,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र से कोरोना पर गुड न्यूज, एक दिन में रिकॉर्ड 8,381 मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामलों में नंबर 1 महाराष्ट्र से अच्छी खबर है। यहां एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं 24 घंटों में कोरोना के 2,682 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि शुक्रवार को 8,381 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर चले गए। देश के किसी भी राज्य में यह एक दिन में ठीक हुए मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 26,997 हो गई है। यहां गुरुवार को 698 और बुधवार को 964 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी थी। आरोग्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना से पीड़ितों की संख्या 62,228 हो गई है। इनमें से 36,932 केस मुंबई में दर्ज हुए हैं। कोरोना से शुक्रवार को राज्य में 116 मौतें हुई। मुंबई में सबसे ज्यादा 38 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इस बीमारी से राज्य में अब तक 2,098 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इनमें से 1,173 मौतें मुंबई में हुई हैं। शुक्रवार को मरने वाले 116 मरीजों में 77 पुरुष और 39 महिलाएं थीं। इनमें से 75 मरीजों को पहले से दूसरी बीमारियां भी थीं। पीएम मोदी, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। जनता को लिखे पत्र की 13 खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उनमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल का जिक्र किया, इसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के नाम पत्र के जरिए लोगों से संवाद किया है। दिल्ली NCR में थोड़ी देर में 2 बार भूकंप के झटके, कितना खतरनाक है। दिल्ली NCR के इलाकों में बहुत कम दिनों में चौथी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इस बार जो झटका महसूस किया गया उसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। इस बार एक बार नहीं, थोड़ी देर में 2 बार यह झटका महसूस किया गया। इससे पहले 10 मई को यह झटका महसूस किया गया था। इसके पहले 12 और 13 अप्रैल को भूकंप के झटके इन इलाकों में आए थे। 10 मई को दोपहर लगभग 1 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 3.5 मापी गई थी। इसका केंद्र वजीरपुर के पास बताया गया था। 12 अप्रैल को भूकंप की तीव्रता 3.5 थी। 13 अप्रैल को दोपहर 1:26 पर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई थी। टिड्डियों ने 10 राज्यों में मचाया आतंक। सरकार इन्हें खत्म करने के लिए बनाया बड़ा प्लान। करीब 10 राज्यों में किसानों के लिए खतरा बन चुके टिड्डी को नियंत्रण के लिए आखिर मोदी सरकार क्या कर रही है, कैसे इसके नियंत्रण की योजना बनी है। शुक्रवार को दिन भर लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी कृषि भवन में मंथन करते रहे। बताया गया है कि सरकार ने कृषि यांत्रिकीकरण उपमिशन के तहत करीब 800 ट्रैक्टर इसके स्प्रे के लिए किराए पर लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि हेलीकॉप्टरों से भी कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी टिड्डी नियंत्रण अभियान की समीक्षा की है। एक पखवाड़े के भीतर ब्रिटेन से 15 स्प्रेयर खरीदे जाएंगे। इसके बाद 45 और स्प्रेयर खरीदने का प्लान है। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक ऊंचे पेड़ों और दुर्गम स्थानों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन की तैनाती की जाएगी। इसके लिए DGCA ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने रूस से तोड़ा नाता, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान, चीन को लेकर दिया ये बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज हम WHO के साथ अपने संबंधों को खत्म कर रहे हैं।
ट्रंप ने कहा, $40 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान करने के बावजूद WHO पर चीन का नियंत्रण है, जबकि अमेरिका प्रति वर्ष $450 मिलियन का भुगतान कर रहा है। WHO कोरोना को रोकने में शुरुआती स्तर पर नाकाम रहा, क्योंकि अब सुधार की जरूरत है, इसलिए आज हम WHO के साथ अपने संबंधों को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह WHO को दिए जाने वाले फंड को अब पब्लिक हेल्थ की दिशा में काम करने वाले किसी और संगठन को देंगे। ट्रंप ने कहा, वर्षों से चीन की सरकार ने हमारे औद्योगिक रहस्यों को चुराने के लिए गलत तरीके से जासूसी की है। आज मैं हमारे राष्ट्र के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अनुसंधान को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने के लिए एक घोषणा जारी करूंगा और संभावित विदेशी जोखिमों के रूप में पहचाने जाने वाले चीन के कुछ विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दूंगा। ट्रंप ने कहा, हांगकांग के खिलाफ चीनी सरकार का नया कदम उसकी साख को कम कर रहा है। यह हांगकांग के लोगों, चीन के लोगों और वास्तव में दुनिया के लोगों के लिए एक त्रासदी है। चीन को अब उसी की भाषा में जवाब, पूर्वी लद्दाख में बढ़ाई जा रही है भारतीय सैनिकों की तादाद। भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य दबाव की नीति पर आगे बढ़ते हुए देख चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। सेना ने गतिरोध वाले इलाकों में सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर हालात को लेकर उच्च स्तरीय चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सैनिकों को मौके पर भेजने का काम शुरू भी हो गया है। सूत्रों ने बताया कि लगातार 3-4 दिनों से हालात की उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान चीन के प्रेस टैक्टिक्स पर भी गहन चर्चा हुई, जिसके बाद तय किया गया कि भारत भी अपने इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा ताकि चीन की तरफ से संभावित हरकतों का माकूल जवाब दिया जा सके। हालांकि भारत का यह स्टैंड भी बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय सैनिक अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तनाव बढ़े। इतना जरूर है कि भारत किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपने इलाके पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। ISI का यस्मैन रहा सैयद सलाहुद्दीन अब पाकिस्तान के लिए बन रहा बोझ, जानिए पूरी कहानी। कश्मीर में दशकों तक आतंक का चेहरा रहा हिजबुल मुजाहिदीन का स्वयंभू सुप्रीम कमांडर मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन अब शायद पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी के लिए एक बोझ बन गया है। कश्मीर में बड़े आतंकी कमांडरों के मारे जाने और पाकिस्तान के मंसूबों के अनुरूप वारदात को अंजाम देने में विफल रहने पर पाकिस्तानी एजेंसी उसे और झेलने को तैयार नहीं है। सस्ता हुआ सोना, चांदी में 530 रुपये का उछाल, जाने 18 से 24 कैरेट तक के सोने का ताज़ा रेट। लॉकडाउन 4.0 के इस अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को सोना सस्ता हुआ है। बुलियन मार्केट में गुरुवार के मुकाबले सोने शुक्रवार चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का मूल्य 46,819 रुपये पर आ गया। एक दिन पहले गुरुवार को यह 46,995 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिका था। बाद में यह 46,929 पर पहुंच गया। पूरे दिन में सोना 66 रुपये कमजोर हुआ। वहीं सुबह चांदी जहां 35 रुपये कमजोर होकर 47,870 रुपये प्रति किलो थी, बाद में 530 रुपये प्रति किलो बढ़त के साथ बंद हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट सोने चांदी की औसत कीमत अपडेट करती है। 3 दिन में BSE में 1800 अंक से ज्यादा की बढ़त रही। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में 27.42% का उछाल रहा। ये सप्ताह शेयर बाजार के लिए अच्छा रहा। यूँ तो सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही कारोबार हुआ, लेकिन BSE लगातार 3 दिन बढ़त के साथ बंद हुआ और इसमें 1814.80 अंक की बढ़त रही। BSE बुधवार को 995.92 अंक, गुरुवार को 595.37 अंक और शुक्रवार को 223.51 ऊपर बंद हुआ। इन 3 दिन में इसमें 6% उछाल रहा। इस दौरान बैंक, ऑटो, टेलीकॉम जैसे सेक्टर ने शानदार कारोबार किया है। बता दें कि आज BSE 223.51 अंक ऊपर 32,424.10 पर और निफ्टी 90.20 पॉइंट ऊपर 9,580.30 पर बंद हुआ।